नमस्ते सभी को। तो हम स्टार्ट कर रहे थे या फिर हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था वो हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। हम क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ें जो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाचन क्या होता है, हम डाइजेशन किसको बोल रहे हैं। फिर हमने देखा था कि पाचन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कितने प्रक्रम होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताए थे 5 प्रक्रम, जिसमें हमने देखा था अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, फिर भोजन का अवशोषण, फिर उसका एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और फिर हमने देखा कि अपचित भोजन को हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं एनएस के द्वारा। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने देखा था कि पाचन तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां, या हम उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ तक हमने देखा था और फिर हमने स्टार्ट किया था पाचन। हमने ये देखा था कि आहार नाल के हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं और हमने एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और वहां तक यदि आपको याद हो तो हम आहार नाल में पाचन की बात कर रहे थे, आहार नाल में हम पाचन की बात कर रहे थे। और आहार नाल में पाचन में हमने सबसे पहले देखा कि हमारी आहार नाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो हमारी आहार नाल जो होती है वो हमारे माउथ से लगाकर कहाँ तक होती है? एनस तक होती है। हमारे मुख से लगाकर कहाँ तक होती है? हमारे एनस तक होती है। तो सबसे पहले यदि मैं पार्ट की बात करूं तो उसका नाम क्या है? मुख। क्या हो जाएगा? माउथ। तो माउथ तो आपको मैंने बताया था ऊपरी होठ और निचले होठ, जिसमें ऑर्बिकुलरिस मसल पाई जाती है, इसके माध्यम से हम भोजन को अंदर लेते हैं। फिर यहाँ से भोजन कहाँ आता है? यहाँ से भोजन आता है मुख गुहा में। कहाँ आता है? मुख गुहा में। बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में आता है मुख गुहा। और यहाँ पर हमने देखा था कि बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारे टीथ होते हैं, यहाँ पर हमारे टीथ होते हैं, और इसके अलावा हमारी जीवा होती है, टंग होती है, और इसके अलावा क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। और सलाइवा जो है ये भोजन को मिक्स करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड। ये हमने देखा था। इसमें से हम टीथ के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। जीवा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जीवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। जीवा जो है इसमें क्या पाई जाती है? इसके ऊपर स्वाद गलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बड्स इसके ऊपर पाई जाती है। तो ये हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। और ये जो हमारी जीवा है ना, ये आगे वाले भाग से तो क्या होती है? आगे वाले जो भाग होता है इसका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आगे से ये क्या होती है? फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। लेकिन यदि हम बात करें कि ये पीछे की साइड से, यानी कि ये अंदर की तरफ कहां से जुड़ी हुई होती है, तो ये अंदर की तरफ जुड़ी हुई होती है हाइयोइड बोन से। किससे जुड़ी होती है? हाइयोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। तो पीछे से ये किससे जुड़ी हुई होती है? पीछे ये जुड़ी होती है हाइयोइड अस्थि से, हाइयोइड अस्थि से, हाइयोइड बोन से ये जुड़ी हुई होती है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, जो कि 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। और उसकी बात हम किसमें करेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम उनकी बात करेंगे कि लार ग्रंथियां जो होती है वो कौन कौन सी होती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और लार के द्वारा किसका पाचन किया जाता है। फिर हमने देखा था कि यहाँ से जो भोजन था, मुख गुहा से जो भोजन था, ये किस रूप में था? ये बोलस के रूप में था। भोजन को हम क्या बोल रहे हैं? बोलस बोल रहे हैं। अब ये बोलस जो है, ये बोलस बक्कल कैविटी से आगे कहाँ पर आएगा? ये आगे आएगा ग्रसनी में। इसमें आएगा ग्रसनी में, हमारी फेरिंग्स में आएगा। और मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स जो है ये वायु तथा भोजन के लिए क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि वायु भी यहीं से होकर जाएगी और हमारा खाना भी यहीं से होकर जाएगा। फिर हमने देखा था हमारा ग्रसनी के बाद कौन सा भाग आता है? ग्रसिका। कौन सा भाग आता है? ग्रसिका, या इसको हम ग्रास नाल भी कहते हैं, या इसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस भी बोलते हैं। इसोफेगस जो है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है और किसी एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि आहार नाल में हमारा जो भोजन आगे की तरफ गति करता है ना, उसके लिए एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रमांक कुंचन गति।
क्रमांक कुंचन गति, या उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। तो आहार नाल की गति या आहार नाल में जो गति होती है, आहार नाल की गति, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रमांक कुंचन गति, उसको हम बोलते हैं क्रमांक कुंचन गति, क्रमांक कुंचन गति, या उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि आहार नाल में किस प्रकार की गति के द्वारा, मोमेंट के द्वारा जो है वो भोजन एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। तो उसमें कौन सा नाम हो जाएगा? क्रमांक कुंचन या फिर पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब भोजन जो है ग्रसिका से कहाँ आ जाएगा? भोजन ग्रसिका से कहाँ आ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। भोजन जो वो हमारे स्टमक के अंदर आ जाएगा। और हमने देखा था कि हमारे आमाशय में क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का निर्माण करती है। और जठर रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के नाम भी हमने लिखे थे, जिसमें हमने देखा था पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, जठर एमाइलेज, जठर लाइपेज। ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ये जठर रस में उपस्थित होते हैं, जिसमें से मुख्यतः जो पेप्सिन और रेनिन है ये किसका पाचन करते हैं? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। इस प्रकार से हमारे आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। लेकिन हमने देखा था जठर लाइपेज और जठर एमाइलेज, तो थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन भी कहाँ पर होता है? वो भी हमारे आमाशय में होता है। इसके अलावा आमाशय जो है ये जे आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का होता है। और इसकी जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है उससे क्या निकलता है? HCl निकलता है, जो कि एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आमाशय में जो भोजन है, इस रूप में जो भोजन है इसको हम बोलते हैं काइम। इसको हम क्या बोलते हैं? काइम। ये काइम हो जाएगा। अब ये जो काइम है ये आमाशय से कहाँ आएगा? ये आमाशय से आएगा छोटी आंत्र के अंदर। कहां पर आएगा? छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और ये हमारी आहार नाल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि छोटी आंत्र जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हमने देखा था कि यकृत और अग्नाशय जो है ये पित्त रस और अग्नाशय रस का निर्माण करता है। तो ये यकृत से जो पित्त रस बनता है और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस बनता है ये भी नलिकाओं के माध्यम से फाइनली कहां पर आता है? छोटी आंत्र में आता है। इस प्रकार से भोजन का मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो कहां पर होता है? वो होता है हमारी छोटी आंत्र में। किसमें होता है? छोटी आंत्र में। अब भोजन का यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम फूड का यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भोजन का जो अवशोषण होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी आंत्र की जो दीवार होती है उसमें रसांकुर तथा सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी चीजें। हम जो है देखो, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था उसको मैंने आज रिवाइज करवाया, वैसे मैं जो आज पढ़ाऊंगी उसको कल रिवाइज करवाऊंगी। तो इस तरीके से आप यदि कंटिन्यू इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको जो है चीजें सारी समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से जो है पाचक रस पाए जाते हैं? तो यहाँ पर यदि हम पाचक रस की बात करते हैं तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यकृत के द्वारा जो पित्त रस बनेगा वो भी यहीं पर आएगा, बाइल जूस जो बनेगा वो भी यहीं पर आएगा। इसके अलावा अग्नाशय से क्या बनेगा? पेनक्रेटिक जूस बनेगा, वो भी यहीं पर आएगा, तो बाइल जूस। इसके अलावा अग्नाशय रस, पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस। और इसके अलावा आंत्र जो है ये खुद भी एक पाचक रस का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं आंत्र रस। उसको हम क्या बोलते हैं? आंत्र रस। उसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो पाचक रस है इसको हम आंत्र रस भी बोलते हैं, आंत्र रस भी बोलते हैं,
आंत्ररस भी बोलते हैं, और इसका वास्तव में नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। तो यहाँ पर इतने तरह के पाचक रस हैं, तो इसी कारण से छोटी आंत्र में भोजन का क्या होता है? सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, माइक्रोविली पाए जाते हैं। और इनके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये हेडनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। इसीलिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहां पर होता है? वो भी कहां पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं विलाई, रसांकुर, विलाई, इसके अलावा सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाई आदि पाए जाते हैं। इसीलिए भोजन का सबसे ज्यादा भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहां पर होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहां पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पर होता है? वो भी कहां पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया क्या यहां तक? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? ये होता है हमारी छोटी आंत्र के अंदर। कहां पर होता है? छोटी आंत्र के अंदर। अब हमारी जो छोटी आंत्र होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसको छोटी आंत्र हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। यानी कि ये पतली नली होती है, लेकिन ये सर्वाधिक लंबी होती है। तो समझ में आ गया इसको छोटी आंत्र क्यों बोलते हैं? अब इस छोटी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। जिसमें एक को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हम आगे बात करते हैं गृहिणी के भाग। वैसे तो यहाँ पर भाग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है ये कहाँ पर होता है? छोटी आंत्र में। और यदि आपको छोटी आंत्र ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और ऑप्शन में यदि आपको जो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में से कोई नाम दे रखा है, तो उसमें से आपको ज्यादा सही तो गृहिणी करना है, या फिर गृहिणी के अलावा कोई ऑप्शन दे रखा है तो उसको आपको सही मानना है। तो इसीलिए हम देखेंगे छोटी आंत्र के भाग। छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं। तो पहले ये सारी चीजें आप नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे छोटी आंत्र के भाग। तो अब हम बात करते हैं छोटी आंत्र के भाग। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। छोटी आंत्र हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ पर है ना, मैं आपको नाम जो है वो इंग्लिश में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि हिंदी में इसके नाम जो होते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे होते हैं। तो इंग्लिश में एक ही नाम होता है, तो हम ज्यादा अच्छा यही होगा कि इंग्लिश में इनके नाम याद कर ले, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और यदि हिंदी में कोई मिस्टेक होती है तो उसमें सही आंसर किसका मानते हैं? इंग्लिश का मानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर नाम जो है वो इंग्लिश के देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका पहला भाग होता है ड्यूडेनम। इसको तो गृहिणी ही बोलते हैं, सारी बुक्स में लगभग इसका नाम गृहिणी लिखा हुआ होता है। दूसरा होता है जेजुनम। इसको बोलते हैं अग्रशूद्रांत्र। अब मैंने यहाँ पर नाम लिखवा रही हूँ हालांकि, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपको नाम इंग्लिश में याद रखने हैं, ठीक है? अग्रशूद्रांत्र। और तीसरा जो पार्ट है वो है इलियम। क्या है? इलियम। इसको बोलते हैं शूद्रांत्र।
तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो यदि आपको ये पूछे कि सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है और ऑप्शन में यदि छोटे आंत्र दिया हुआ है तो आपको आंसर छोटे आंत्र लगाना है। और आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छोटे आंत्र नहीं दे, क्योंकि एग्जामिनर बार बार एक ही तरह का ऑप्शन थोड़ी बनाएगा, क्या चेंज करेगा ना, कुछ तो चेंज करेगा ना, वो चेक करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, करेगा ना, बिल्कुल। तो अपने को नाम भी याद रखने हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो यहाँ पर अधिकतर जो हमारा भोजन है उसका पाचन हो चुका है। अब जो अपचित भोजन है ये छोटे आंत्र से कहां पर आएगा, ये छोटे आंत्र से आएगा हमारी बड़ी आंत्र में। किसमें आएगा, बड़ी आंत्र में आएगा। अब हमारी जो बड़ी आंत्र है इसको हम बड़ी आंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये व्यास इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत्र बोलते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि बड़ी आंत्र में पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि बड़ी आंत्र में किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर पाचन भी नहीं होता है। तो पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, पाचन क्रिया नहीं होती है, पाचन क्रिया नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि अपचित भोजन में जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा, जितना भी जल प्रेजेंट होगा, उसका जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो किसके द्वारा कर लिया जाएगा, वो हमारी बड़ी आंत्र के द्वारा कर लिया जाएगा। तो जल का अवशोषण होता है, यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे हमने देखा कि हमारी जो छोटी आंत्र है उसके 3 भाग होते हैं, वैसे ही हमारी जो बड़ी आंत्र है इसके भी कितने भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो इसके कितने भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिक्कम, पहला होता है सिक्कम, इसके नाम भी मैं आपको इंग्लिश में लिखवा रही हूं, सिक्कम। दूसरा होता है कोलन, दूसरा होता है कोलन, कोलन। तीसरा होता है रेक्टम, तीसरा होता है रेक्टम, रेक्टम। रेक्टम को हम मलाशय भी बोलते हैं, रेक्टम को हम क्या बोलते हैं, मलाशय भी बोलते हैं। तो हमारी बड़ी आंत्र के 3 भाग हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। क्या होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो सिक्कम, कोलन और रेक्टम हो जाएगा। और आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है ना, जो एक अस्थि होती है जिसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और वो जो है दर्द उत्पन्न करती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो यहीं पर पाई जाती है सिक्कम के। यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको जो है आगे डायग्राम बना के भी समझाऊंगी ये कहाँ पर होती है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो बड़ी आंत्र के बारे में ज्यादा चीजें अपने को याद नहीं रखनी है। अब यहाँ से बड़ी आंत्र से जो अपचित भोजन है ये गुदा के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, एनएस के थ्रू जो है ये बाहर निकाल दिया जाएगा। अपचित भोजन का उत्सर्जन, अपचित भोजन का उत्सर्जन, अपचित भोजन का, अपचित भोजन का, अपचित भोजन का उत्सर्जन, अपचित भोजन का यहाँ से उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे पाचन ग्रंथियां। उससे पहले मैं आपको जो है एक मेरे हाथ से बना हुआ पाचन तंत्र का डायग्राम बनाऊंगी जो आप समझ जाओगे। हालांकि मेरी जो पेंटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा एक डायग्राम बनाऊंगी पाचन तंत्र का जो कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार में आपको जो है आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गूगल से सर्च करेंगे और फिर हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो डायग्राम कैसा होता है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया, तो इसको नोट कर लो। फिर हम देखते हैं आगे
पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र। 9-10 में पूछा जाता है ना कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, और उसके पेज के सबसे आगे दिया होता है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, है ना, प्रत्येक भाग के नाम लिखे हुए होते हैं, या फिर आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं कि 7 जो है वो नाम लिखिए आप पाचन तंत्र के, कौन से 7 भाग हैं। ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और आप उसको पूरा जो है समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बना देती हूँ खोपड़ी एक इस तरीके से। तो हम आज डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे में यदि मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, मुख है, क्या है, मुख है, और यहाँ पर हमारा क्या है, मुख गुहा है, क्या है, बक्कल कैविटी है, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो हमारे जहाँ पर दांत, हमारी जहाँ पर लार ग्रंथियां ये जो पाए जाते हैं, ये क्या है, बक्कल कैविटी है। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से क्या है, नासा है, और नासा जो है यह कहाँ पर खुलता है, ये खुलता है हमारी ग्रसनी के अंदर। कहाँ पर खुलता है, ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, माउथ है, यहाँ पर हमारा क्या है, माउथ है, ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये क्या है, बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, ये ग्रसनी। और ग्रसनी मैंने आपको बताया एयर और फूड के लिए क्या होता है, ये कॉमन मार्ग होता है, एयर और फूड के लिए क्या होता है, कॉमन पाथ होता है। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना अच्छा डायग्राम बनाया तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो 2 पाइप निकलते हैं, यहाँ से 2 पाइप निकलते हैं, यहाँ से 2 पाइप निकलते हैं। तो ये वाला भाग जो है, हालांकि ये मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, यहाँ पर तो हमारा जो है ये ग्रसनी है, और यहाँ पर एक तो हमारी क्या है, आगे की तरफ मैंने आपको बताया ये क्या है, श्वसनी है, ये क्या है, श्वसनी है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया है, और ये हमारी क्या है, ग्रसिका है, ये हमारी क्या है, ग्रसिका है, इसोफेगस है, ग्रसिका है, इसोफेगस है। अब ये हमारी जो ग्रसिका यहाँ पर है, ये आगे जाकर ये किसमें खुलती है, ये खुलती है जे प्रकार के आमाशय में, जे प्रकार नहीं सॉरी जे आकार के आमाशय में ये खुलती है। यहाँ पर फंडस रीजन सॉरी यहाँ पर कार्डियक रीजन, फंडस रीजन और यहाँ पर पाइलोरिक रीजन होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आमाशय है, ये हमारा क्या है, आमाशय है, ये हमारा क्या है, आमाशय है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। अब देखो यहां से निकलती है छोटी आंत्र, यहां से क्या निकलती है, छोटी आंत्र। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमारी क्या है, इधर लिख देती हूं मैं इसके बारे में, ये क्या है, छोटी आंत्र, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इससे जुड़ी हुई होती है हमारी बड़ी आंत्र, क्या जुड़ी होती है, बड़ी आंत्र। भूकंप आ रहा है ना तो थोड़ा वीडियो जो है वो हिल रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या जुड़ी होती है, यहाँ पर जुड़ी होती है बड़ी आंत्र, इस तरीके से क्या जुड़ी होती है, बड़ी आंत्र। और ये किसमें खुलती है, मलाशय के अंदर, और फाइनली ये क्या बनाता है, एनस बनाता है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी आंत्र है, ये हमारी बिग इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे सारे के सारे भाग जो हैं, सारे के सारे भाग जो है ये किसके भाग हैं, ये सारे के सारे। तो ये हमारा आमाशय था, हमने देखा, फिर ये हमारी इससे क्या जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इससे बिग इंटेस्टाइन, और फिर इससे जुड़ा हमारा एनस। तो ये तो हो गए हमारे आहार नाल के भाग। अब हमने देखा था कि पाचन तंत्र में क्या पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, तो वो कहाँ पर होती है, तो देखो ये होती है यहां से इस तरीके से निकलती है, ये जो आमाशय है और ये जो छोटी आंत्र है, इसके यहाँ से एक ग्रंथि निकलती है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अग्नाशय, इसका नाम क्या है, अग्नाशय। तो ये हो जाएगी हमारी अग्नाशय, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियास,
क्या बोलते हैं, पेनक्रियास, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। और इसके अलावा हमने देखा था कि क्या होता है, लिवर भी होता है, यकृत भी होता है। तो ये लिवर जो है ना, ये नलिका के माध्यम से किससे जुड़ा होता है, ये अग्नाशय से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये पीछे की साइड से निकलेगा, है ना, जिसको हम यहाँ नहीं दर्शा सकते, आगे नहीं दर्शा सकते। ये तो इस तरीके से पीछे से निकला होता है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से जो है, ये हमारा जो है लिवर प्रेजेंट होता है, यकृत उपस्थित होता है। और इसकी कितनी पालियां होती हैं, तो ये त्रिकोणीय होता है। और इससे जुड़ा होता है पित्ताशय, इससे जुड़ा होता है इस तरीके से थैलीनुमा संरचना पित्ताशय। और ये 2 पालियों में जो है विभाजित होता है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है यकृत, इसको हम बोलते हैं लीवर, इसको हम बोलते हैं लीवर। और ये है हमारा पित्ताशय। तो पित्ताशय जो है ना, ये यकृत का असिस्टेंट है, क्योंकि यकृत किसका निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। तो इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, इसको स्टोर करने का काम करता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। तो ये जो आपको इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही ना, गोलाकार, ये क्या है, पित्ताशय है। ये क्या है, पित्ताशय है, पित्ताशय। गोल ब्लैडर क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर, ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर। तो बात समझ में आ गई क्या, ये हमने बनाया पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र। और इसमें हमने देखा कि आहार नाल के कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जो है वो पाचक ग्रंथियां हैं। क्या देखा, कौन कौन सी जो है वो पाचक ग्रंथियां हैं। तो अच्छे से डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पाचन ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं और किस प्रकार से जो है वो फूड का डाइजेशन करती है, किस प्रकार से फूड का डाइजेशन करती है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो बना लिया होगा डायग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आहार नाल में पाचन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं पाचक ग्रंथियां। अब हम क्या देख रहे हैं, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें सबसे पहले हमने देखा हमारी मुख गुहा में क्या पाई जाती है, हमारी मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है, सलाइवा का निर्माण करती है, जो किसका निर्माण करती है, सलाइवा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ये लार का स्रवण करती हैं। ये किसका सिक्रेशन करती हैं, लार का स्रवण करती हैं। ये कितनी होती है, तो ये होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। यदि पेयर्स में पूछे तो 3 हो जाएगा, यदि आपको संख्या पूछे तो संख्या में ये कितनी हो जाएगी, संख्या में ये 6 हो जाएगी। अब इनके देखते हैं कि नाम क्या क्या है। तो एक जोड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। एक जोड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के पास में पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरा जो प्रकार है, या एक जोड़ी जो होती है उसका नाम होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। और एक जोड़ी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो तीसरी जोड़ी या फिर एक जोड़ी की यदि हम बात करते हैं तो ये होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इस प्रकार से टोटल जो है 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हमने देखा कि ये किसका स्रवण करती है, ये स्रवण करती है सलाइवा का। किसका निर्माण करती है, सलाइवा का। और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, या उसी को हम बोलते हैं लार एमाइलेज। तो यहां पर एंजाइम होता है, एंजाइम, इसका नाम क्या है, टाइलिन, या इसी को हम बोलते हैं लार एमाइलेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, लार एमाइलेज।
लार एमाइलेज। और ये किसका पाचन करता है? यदि हमारे फूड के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है तो स्टार्च का पाचन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो हमारी बक्कल कैविटी में लार के द्वारा स्टार्ट हो जाता है और उसको किस में बदल दिया जाता है? उसको माल्टोज के अंदर बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो टाइलिन है ना, ये टाइलिन जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को ये किस में बदल देता है? स्टार्च को ये बदल देता है माल्टोज के अंदर। किसमें बदल देता है? माल्टोज के अंदर बदल देता है। स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और ये अम्लीय माध्यम में काम करता है और उसकी अम्लता होती है यानी पीएच होती है 6.4। कितनी होती है? 6.4। तो पहला काम आपको समझ में आ गया, टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है, इसको ये माल्टोज में बदलता है। इसके अलावा इस सलाइवा के अंदर पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हम जब खाना खाते हैं ना तो हम शांति से खाना नहीं खाते हैं, हम क्या करते रहते हैं? साथ में बातें करते रहते हैं। हमें बहुत शौक है ना बातें करने का, तो इसीलिए वायु के अंदर जो बहुत सारे जीवाणु वगैरह होते हैं ये भी हमारे खाने के अंदर हमारे मुख में चले जाते हैं, हमारी बक्कल कैविटी में चले जाते हैं। तो इसके लिए हमारा बॉडी क्या करता है? इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और इसीलिए यहाँ पर लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। जो कि जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। जीवाणु को नष्ट करने का काम, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य। तो ये हमने देखा लार के अंदर किस प्रकार से फूड का पाचन होता है और किस प्रकार से जीवाणु जो है उसको हमारी बॉडी के अंदर जाने से जो है लाइसोजाइम एंजाइम रोकता है। फिर हमने देखा था दूसरा जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों के बारे में हम जो है वो डिटेल से आमाशय के अंदर पढ़ चुके हैं। जठर ग्रंथियों के बारे में डिटेल से हम लोग जो है वो आमाशय में पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं यकृत। तीसरा हम पढ़ते हैं यकृत या फिर लिवर के बारे में। तो लिवर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे लिवर की तरफ। तो अब हम देखते हैं लिवर। तो यकृत की यदि हम बात करते हैं तो यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, लीवर की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी है? यकृत है। इसके अलावा यकृत जो है इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की यदि हम बात करते हैं कि यकृत किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है हिपेटिक लोब्यूल्स। कौन होती है? हिपेटिक लोब्यूल्स। तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो यकृत की कौन होती है? तो उसका नाम है हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या होता है? हिपेटिक लोब्यूल्स। इसके अलावा शिशु के अंदर जो रक्त का निर्माण करता है वो भी कौन करता है? यकृत करता है। तो शिशु में रक्त का निर्माण, बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन करता है। शिशु में रक्त का निर्माण, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस, रक्त का निर्माण। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हीमोपोइसिस। ये क्या हो जाएगा? हीमोपोइसिस। इसके अलावा आपको पता है कि यकृत जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम हिपेरिन है, और हिपेरिन जो है ये हमारे ब्लड का थक्का बनने से रोकती है। बॉडी के अंदर ब्लड का कभी थक्का बनता है क्या? नहीं बनता है, तो उसको रोकने का काम जो है वो कौन करता है? हिपेरिन करता है। तो हिपेरिन प्रोटीन का स्रवण कौन करता है? हिपेरिन प्रोटीन का स्रवण जो है वो यकृत करता है, और ये क्या करता है? प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। ये किसका काम करता है? एंटीकोगुलेंट का काम करता है, प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यकृत जो है, हम क्या बोलते हैं कि यदि हमने एक्स्ट्रा फूड ले लिया है, हमारे को जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उससे ज्यादा फूड ले लिया है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य, और यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज बनाने का काम भी कौन करता है? वो भी काम कौन करता है? यकृत करता है। तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस।
एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, और दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन को वापस किस में बदला जाता है? ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रियाएं होती है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम शरीर की प्रयोगशाला भी बोलते हैं, इसको हम शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं, केमिकल लेबोरेटरी भी बोलते हैं। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला। तो ये हो गई हमारे लिवर के बारे में सारी की सारी जानकारी। अब हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है अग्नाशय। और अग्नाशय के बारे में अभी आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो आपको ये याद रखना है कि अग्नाशय जो है, पेनक्रियाज जो है, ये क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती हैं। और बाकी अग्नाशय के बारे में हम जो डिटेल से देखेंगे वो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। अब हम कल से हमारी क्लास में देखेंगे नेक्स्ट कोई भी सिस्टम लेकर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई होगी। बहुत अच्छा जो है कंटेंट हमने इस जो पाचन तंत्र है उसके अंदर देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।